नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 37 और आज के जो हमारे टॉप 6 हॉट स्टोरीज हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल बैंकिंग एंड द रोड अहेड। दूसरी हम बात करेंगे GRB 200826A। बेसिकली इसमें एक तारीख छुपी हुई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड, नेविगेशन बिल 2021। कल हमने निफ्टम बिल देखा था, आज नेविगेशन बिल देखेंगे। फोर्थ, 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो रमप्पा टेम्पल के बाद जो कि 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, उसके बाद अब एक 40वां नाम भी जुड़ गया है भारत में। फिफ्थ, मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन गंगा बेसिन। बेसिकली एक प्रोग्राम है रिवर एंड वाटर मैनेजमेंट को लेके। एंड छठा, एक्सरसाइज इंद्र, नाम से आप समझ ही गए होंगे, इंडिया एंड रशिया। एंड फाइनली MCQs फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी स्टोरी है डिजिटल बैंकिंग। देखिए, अभी मॉनसून सत्र जो है चालू है। राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उन्होंने बोला कि सरकार ने काफी सारे कदम उठाए हैं डिजिटल बैंकिंग को सुगम बनाने के लिए। साथ ही साथ डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज को भी मुहैया कराया गया है एंड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स कई तरीके से सुचारू रूप से चालू किए गए हैं। डिजिटल बैंकिंग की अगर बात करें तो इसका जो बेसिक जो मूलभूत परिभाषा होनी चाहिए, सो इट इज द डिजिटाइजेशन ऑफ all the traditional banking activities and program services that were historically only available to customers when physically inside of a bank branch, right? तो डिजिटाइजेशन यानी कि जो ऑनलाइन कदम बैंकिंग में रखा गया है, तो आप घर बैठे बैठे अपने फोन के जरिए सारी पेमेंट्स, सारी जो चीजें हैं आप देख सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस इज नॉट द ओनली बैरियर टू अडॉप्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। साथ ही साथ खाली इंटरनेट का ही अडॉप्शन नहीं चाहिए, जो यूजर, जो एंड यूजर उसे यूज कर रहा है उस प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, उसको उसके पास भी वो अवेयरनेस, वो जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी उसके डेटा को चोरी ना कर सके, उस पर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो इंसान है उसका इस सिस्टम से, यानी डिजिटाइजेशन से विश्वास उठेगा और वो कहेगा कि भैया हम तो ऐसे ही जा रहे हैं बैंक, हम तो ऐसे ही काम करा लेंगे, हमें ना करना घर पे बैठ के ऐसा कुछ भी। इसको देखते हुए सरकार ने जैसा बोला कि उन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इसमें 4 चरण चलाए गए ईज के। ईज 1.0, जिसमें NPS को लेके काम किया गया और PSB की परफॉर्मेंस को सुधारा गया। ईज 2.0 लाया गया, जिसमें बात की गई कि हम 6 थीम्स पे काम करेंगे, साथ ही साथ काफी सारे रिफॉर्म्स, बिग बैंग रिफॉर्म्स करेंगे, सिस्टम को स्मूथ बनाएंगे, एफिशिएंट बनाएंगे, आउटकम ड्रिवन बनाएंगे। फिर ईज 3.0 लाया गया, जिसमें सारी बैंकिंग के जो भी एक्सपीरियंसेस थे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे ईज आउट किए गए। इसमें टेक्नोलॉजी से चीजें भी जोड़ी गई, फिनटेक फर्म्स वगैरह आ गए, ई-कॉमर्स कंपनीज को भी इसमें लिया गया, क्रेडिट एट क्लिक, टेक इनेबल्ड एग्रीकल्चर लैंडिंग, ईज बैंकिंग आउटलेट्स वगैरह वगैरह। और फिर आया ईज 4.0, जिसमें स्टेट रन बैंक्स ने बोला कि हम अब नॉन बैंकिंग फर्म्स के साथ भी काम करेंगे, जैसे कि डिजिटल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग हो गई, टेक्नोलॉजिकल रेजिलियंस फॉर 24/7 हो गया। इस तरीके के कामों को हम अंजाम देंगे ईज 4.0 में। तो धीरे धीरे जो है एक कदम जो है इसमें डिजिटल बैंकिंग में इस तरीके से, इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर दूसरे इनिशिएटिव्स में बात करूं तो आपका एक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, एग्जाम के हिसाब से आप इसे याद रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म वगैरह याद रखनी जरूरी है। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म बेसिकली ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग के लिए, MSMEs के लिए ये एक बून साबित हो रहा है। बीन enabled on a competitive basis through public sector banks, onboarding onto the trades platform and the proportion of online discounted bills has grown rapidly। तो ये डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी थी, जिसके बारे में हल्का सा विवरण राज्यसभा में चला था। माननीय स्टेट फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में कुछ जानकारी दी, तो हमने भी सोचा कि आपके लिए भी कुछ इसमें चीजें लेके आए कि किस तरीके से इसमें भारत अग्रसर हो रहा है। टेक टू द फोर, इसको पढ़ लीजिएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड के तरफ से ये इन्फोग्राफिक है, बहुत बढ़िया है। और पेंडेमिक को लेकर इसमें सारे किस तरीके से बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे लोड पड़ा है, उस पर सारी बातें इसमें की गई, राइट। अगली स्टोरी पे अगर हम चलें, द सेकेंड स्टोरी इज GRB, यानी कि गामा रे बर्स्ट 200826A। बेसिकली 26 अगस्त 2020 ये डेट। तो अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ने बोला कि हमने बहुत ही शॉर्ट पावरफुल, बेसिकली जो गामा रे बर्स्ट होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं, एक तो लॉन्ग गामा रे बर्स्ट होती हैं, एक शॉर्ट गामा रे बर्स्ट होती है। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने कहा कि हमने बहुत ही शॉर्ट
पावरफुल बर्स्ट ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन को महसूस किया, जिससे उन्होंने बोला कि ये गामा रे बर्स्ट है। गामा रे बर्स्ट जो यूनिवर्स है उसमें वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सप्लोजन के रूप में काउंट किया जाता है। इससे ऊपर जो एक बर्स्ट है, गामा रे बर्स्ट से भी एक ऊपर बर्स्ट है, दैट इज कॉल्ड एज सुपरनोवा बर्स्ट। सुपरनोवा बर्स्ट ये एक तारे को लेके होता है और इसमें जो एनर्जी निकलती है बहुत ही ज़्यादा निकलती है, यानी आप लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 44 जूल इसमें डिटेक्ट किया जाता है सुपरनोवा में। गामा रे बर्स्ट में इससे थोड़ा सा कम रहता है। इट वॉज नेम GRB 200826A आफ्टर द डेट इट हैज ऑकर्ड विच इज 26 अगस्त 2020। इसको किसने डिटेक्ट किया? तो नासा की फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया है। गामा रे बर्स्ट का जहां तक डेफिनेशन की बात हम करें, दे आर द मोस्ट पावरफुल इवेंट्स इन द यूनिवर्स detectable across billions of light years. A light year is the distance of beam of light travels in a single earth year, or you can say 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे दो पैमानों पे रखा हुआ है, एक तो लॉन्ग, एक शॉर्ट, राइट। लॉन्ग क्या होते हैं? जब दो बड़े बड़े तारे आपस में टकराएं तो उससे मतलब लॉन्ग रे बर्स्ट जो है निकलती है, या फिर ब्लैक होल्स क्रिएट हो जाएं, इस तरीके से होता है। लेकिन शॉर्ट कैसे होगा? शॉर्ट तब होगा जब कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में अगर टकराएं तो उसमें फिर शॉर्ट गामा रे बर्स्ट जो है वो निकलती है, राइट। GRB 200826 से इट वाज अ शार्प ब्लास्ट ऑफ हाई एनर्जी एमिशन लास्टिंग फॉर जस्ट 0.65 सेकेंड। मतलब अगर हम इनके सामने आ गए तो एक सेकेंड में हमारा काम तमाम हो जाएगा। 0.65 सेकेंड में ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थ्रू द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, the signal has stretched out about to 1 second long when it was detected by Fermi's gamma ray burst monitor, right। तो नासा के फर्मी गामा रे टेलीस्कोप ने, स्पेस टेलीस्कोप ने इसको डिटेक्ट किया। तो थोड़ा आप जानकारी रखिएगा कि ये क्या है बेसिकली, इस कोड वर्ड को आपको याद रखना है, ये एग्जाम वगैरह में आ सकता है। हालांकि पिछले साल ये हुआ था डिटेक्ट, अब जाके पता चला है, राइट। और ये उसकी कुछ मतलब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ब्लैक होल अगर बनती है तो फिर उसमें से ऐसी ये रेज निकलती हैं, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी गामा रेज। इसमें वेरी हाई एनर्जी यहाँ पे है, हाई एनर्जी, एक्स रेज, विजिबल, रेडियो, ये सब इसमें जो है ना अलग अलग, ये तो आपको मालूम ही है, राइट। इस तरीके से इसमें वेव्स निकलती हैं। तो इसमें अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रही है तो लॉन्ग होती है, शॉर्ट के लिए जा रही है नहीं, यानी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, जैसे कि ये सिर्फ 0.65 सेकेंड्स के लिए था, इसलिए इसे SGRB में काउंट किया गया। कई जो इससे ज्यादा होती हैं तो उसे LGRB में काउंट किया जाता है। अपनी अगली स्टोरी पे बात करें, दैट इज नेविगेशन बिल 2021। तो नेविगेशन बिल जो है संसद में पास कर दिया गया है, मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। इस बिल में ये बोला गया है कि हम लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिपील कर रहे हैं, जो कि 90 दशक पुराना, यानी 90 साल पुराना एक कानून था ट्रेडिशनल नेविगेशन के लिए, लाइट हाउस एक्ट 1927, उसको रिपील करके अब ये लेके आ रहे हैं नेविगेशन बिल 2021, राइट। अभी तक जितनी भी मैनेजमेंट होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो लाइट हाउस एक्ट 1927 के तहत होता था। इसके दो मुख्य पर्पस होते थे। सबसे पहला क्या होता था? एक तो नेविगेशन में मदद करना, दूसरा बोट्स को डेंजरस एरिया से वार्न करना कि भाई यहाँ मत जाओ, ये एरिया खतरे से खाली नहीं है, राइट। द नीड फॉर न्यू इनेक्टमेंट ऑफ अ न्यू एक्ट इज नेसेसिटेड to provide an appropriate statutory framework which reflects the modern role of marine aids to navigation and to be in compliance with India's obligations under international conventions। तो आप जानते हैं पिछले सेशन में हमने बात की थी कि भारत ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन किया हुआ है, उसमें मेंबर भी रहा है, मान भी रहा है। और अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें तो उस लिहाज से भारत अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, क्योंकि चाइना की नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, कनेक्टिंग द डॉट्स को। फीचर्स ऑफ बिल में क्या है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है, उसके साथ भारत जो है अग्रसर रहना चाहता है, इसलिए ये बिल लेके आया है। पुराने कानूनों से आप नई चीज़ों को नहीं चला सकते, तो वो एक मतलब एक उसमें रहा, एक माइंडसेट रहा होगा इस बिल को रिलीज करने से पहले। द बिल अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग वेरियस मैरीटाइम जोन्स, साथ ही साथ इंडिया के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उस पर भी ये अप्लाई होता है। The bill empowers the central government to designate any aid to navigation under its control as heritage lighthouse, right? तो heritage lighthouse के नाम से इसे कंट्रोल किया जाएगा। In addition to their function as aids to navigation, such lighthouses will be developed for educational, cultural and tourism purposes. It defines aid to navigation as a device, system or service external to vessels designed and operated to enhance safe and efficient navigation of individual vessels and vessel traffic। तो आपको बेसिकली जानना यह है कि नेविगेशन बिल पारित हो चुका है
लाइट हाउस एक्ट 1927 रद्द कर दिया गया है, जिसके मुख्य दो कारण हुआ करते थे। एक तो यात्रा में नेविगेशन में मदद करता था, साथ ही साथ जो बोट्स वगैरह शिप्स वगैरह हैं उनको वार्न करता था कि यार ये डेंजरस एरिया है, यहाँ पे मत जाओ। अब क्या है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स काफी हाई होती जा रही हैं। वर्ल्ड में जो दूसरे देश हैं बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन को लेकर, तो उसको देखते हुए भारत ने सोचा है कि इसको रिपील करके लाइट हाउस एक्ट 1927 को रिपील करके मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 को लाया जाए। क्लियर है। आगे बात करते हैं 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे। तो यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पा का एक शहर धोलावीरा, इसको 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। और इसके साथ होने के यानी कि 40वें इस साइट को घोषित करने के बाद भारत अब एक क्लब में शामिल हो गया है, जिसमें भारत के साथ साथ इटली, स्पेन, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, इन सब देशों में 40 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। भारत का अगर इस 40 का अगर हम ब्रेकअप करें तो इसमें 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, 1 मिक्स्ड है। 29वां रामापा टेम्पल, उसको हमने पिछले सेशन में कंसिडर कर लिया था। धोलावीरा की जहां तक बात है, धोलावीरा पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि साउथ एशिया में बहुत ही माने जाने वाला एक अर्बन सेटलमेंट इसे कहा गया था। 1968 में इसकी खोज की गई थी बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जगत पति जोशी। ये नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आने वाला है, ये आप लिख के ले लो। मोहनजोदारो, गनेरीवाला एंड हड़प्पा इन पाकिस्तान और राखीगढ़ी इन हरियाणा। इसके बाद धोलावीरा जो है वो 5वां सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस अर्बन सेटलमेंट माना जाता है आईवीसी का। द साइट कंटेन्स ruins ऑफ एन एंशियंट आईवीसी हड़प्पन सिटी। इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, यानी जो धोलावीरा है इसमें 2 भाग हैं। सबसे पहले एक तो वॉल्ड सिटी है, दीवारों से बनी हुई। दूसरा एक सिमेट्री है टू द वेस्ट ऑफ द सिटी, मतलब एक कब्रिस्तान जैसा, कब्रगाह जैसा है। द वॉल्ड सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फोर्टिफाइड कैसल विद अटैच्ड फोर्टिफाइड बेली एंड सेरेमोनियल ग्राउंड एंड अ फोर्टिफाइड मिडल टाउन एंड अ लोअर town. A series of reservoirs are found to the east and south of the citadel. The ancient city of Dholavira is an archaeological site at Kutch district in the state of Gujarat. Right? तो 1968 में इसकी खोज की गई थी। हालांकि इसमें जो प्रोसेस है 1990s में आके जो है इसमें एक्सकवेशंस के प्रोसेस और इसमें सारी मतलब चीजें ढूंढना वगैरह, सेटलमेंट्स वगैरह देखना 1990s में आके ये काम किया गया था। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट जगत पति जोशी ने 1968 में बोल दिया था कि धोलावीरा एक साइट है। Right, it is located on the Khadir Bet Island of the Kutch Desert Wildlife Sanctuary in the Great Run of Kutch. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि ये बेट वगैरह आ जाता है खादिर बेट आइलैंड इन कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। और साथ ही साथ धोलावीरा की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है। क्लियर है। इसमें जो आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे मिले हैं, टेराकोटा मिला है, उसकी पॉटरी, बीड्स, गोल्ड, कॉपर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, फिश हुक्स मिले हैं, एनिमल फिगरिंग्स मिले हैं, कुछ टूल्स मिले हैं, अर्न्स मिले हैं एंड सम इंपॉर्टेंट वेसल्स। 10 लार्ज स्टोन इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड इन द इंडस वैली स्क्रिप्ट, परहैप्स द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट साइन बोर्ड, ऐसा बोला जा रहा है। हालांकि आईवीसी में जो भी सील्स मिले हैं उनके ऊपर जो सिंबल्स हैं वो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं किए गए हैं। एक भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर थे IA महादेवन जो इस कार्य में लगे थे, लेकिन उनको भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। राइट, सो दिस इज द 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। साइट आपको दिखा देता हूँ। और ऐसी जो साइट्स है ना दोस्तों, ये एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है। एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, इसका एक बहुत बड़ा जीवंत उदाहरण है ये साइट्स का होना, चाहे आईवीसी की साइट्स हो, बेक ब्रिक का यूज हो। क्यों है ये आप मुझे समझाइए कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अगली स्टोरी पे बात करें, दैट इज मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज इन द गंगा बेसिन। बेसिकली एक प्रोग्राम है जिसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत लॉन्च किया गया है और इसमें जो NMCG का साथ दे रही है दैट इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना तो जल शक्ति मंत्रालय है कहीं, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड चेंज है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शंस में आपको ऐसे फंसाया जाएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रोग्राम का कैपेसिटी बिल्डिंग करना, साथ ही साथ रिसर्च करना, जिससे अर्बन वाटर मैनेजमेंट को सस्टेनेबल बनाया जा सके और जो गंगा की जो हालत है उसे भी अच्छा किया जा सके। एफर्ट्स इसमें ये लगाए गए हैं कि इसमें नमामि गंगे मिशन, उसके साथ साथ जो भी आपके अर्बन मिशन है, चाहे वो अमृत हो गए, स्मार्ट सिटीज हो गए, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, हृदय हो गया, NULM हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, इन सब को एक साथ कन्वर्ज कर दिया गया है और बोला गया है कि आपको मेकिंग वाटर सेंसिटिव सिटीज बनाना है गंगा के मैदानों में, गंगा के बेसिन में।
This includes method of planning and designing urban areas for optimum utilization of water, reducing the harm caused to our rivers and creeks. Creeks क्या होता है बताइए मुझे कमेंट थ्रेड में, बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश का. Focuses on the management of entire water system, not wire system, that is water system, drinking water, storm water runoff, waterway health, sewage treatment and recycling. इसके साथ जो अन्य इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं इसमें आपका रिवर सिटीज अलायंस है, फिर जल शक्ति मंत्रालय का कैच द रेन इनिशिएटिव है जो काफी एग्जामों में आया भी, तो इन सब को भी आप ध्यान रखिएगा. सो बेसिकली दिस इज सम काइंड ऑफ अ प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन एसोसिएशन विद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट. देयर इज नथिंग लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक MOEFCC एंड जल शक्ति मंत्रालय. तो ये सब नहीं है, एग्जाम में इस तरीके से स्टेटमेंट बना के आपको दिए जाएंगे, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है इफ यू रियली वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर. अब अगर इस पे बात करें गंगा के बेसिन पे, तो ये जो आप देख रहे हैं ये गंगा का पूरा बेसिन है और यहाँ पे जितने शहर आ रहे हैं इनको कवर अप किया जाएगा, राइट. हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा अंदर ले गया म्यांमार में नहीं है वो, यहीं से ही है, कोलकाता से यहीं तक, ये यहाँ गिर जाती है, माउथ ऑफ गंगा इसे कहा जाता है, राइट. तो ये है सारा. आपके लिए आज बहुत ही सिंपल ज्योग्राफी का सवाल पूछता हूँ, साउथ गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा. दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में. आपके लिए आज ये सवाल है. हमारी लास्ट स्टोरी है एक्सरसाइज इंद्र. इसके ऊपर हम यही जानेंगे कि 12वां एडिशन जो है इंडिया और रशिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है, अगस्त में होगी. कहाँ पर होगी? वोल्गोग्रैद रशिया में होगी. द एक्सरसाइज विल रिटेन कंडक्ट टू काउंटर टेरर ऑपरेशंस अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेटेड बाय जॉइंट फोर्स अगेंस्ट इंटरनेशनल टेरर ग्रुप्स. द इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेज बिगेन इन 2003. 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी and was conducted as a bilateral naval exercise alternately between the two countries. However, the first joint tri-services exercise was conducted in 2017. उससे पहले bilaterally naval exercise ही इसमें होती थी, लेकिन 2017 के बाद से इसमें ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ने भी शिरकत की. The last joint tri-service exercise between India and Russia was conducted in India in December 2019 और उसके बाद से ये अगस्त 2021 में काउंट होने वाला है. It was held simultaneously at Babina नियर पुणे एंड गोवा, राइट. ये कुछ और एक्सरसाइज और उसमें भारत के साथ कौन से और पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं उसके बारे में, जैसे युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच होता है, कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, इक्विवेरिन भारत और मालदीव, गरुड़ भारत और इंडोनेशिया, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, शक्ति भारत और फ्रांस. आपके लिए एक सिंपल सा सवाल, उज्बेकिस्तान के साथ जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका भी नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये आप भरिएगा, ये आपके लिए आज का होमवर्क है. क्लियर? चलिए एमसीक्यूज पे बात करें. पिछले सेशन में जो हमने एमसीक्यूज देते हैं उसका आंसर देने का समय आ गया है. ISTEM प्रोजेक्ट पे हमने पहला सवाल पूछा था, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग. तो बिल्कुल गलत जवाब है, ये नीति आयोग का ये इनिशिएटिव है ही नहीं. प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर जो काउंसिल है PMSTAIC मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था, तो वो है ये. इट एम्स टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम ऑफ द कंट्री एंड बिकम एंड बाय कनेक्टिंग रिसर्चर्स विद रिसोर्सेज. ये बिल्कुल सही जवाब है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी. दूसरे पे हम बात करें तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बेसिस क्या है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए. तीसरी जो थी गिग इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ अ लेबर मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेवलेंस ऑफ फ्रीलांसिंग वर्क. इसे गिग इकोनॉमी कहा जाता है, राइट. इसमें आपको पूरी तरीके से प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं मिलती, आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करके अपनी जो भी आपके स्किल्स हैं उन्हें देकर फिर आप मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं. तो इस तरीके की इकोनॉमी को क्या कहते हैं? गिग इकोनॉमी. और कोविड-19 के बाद तो ये इकोनॉमी काफी ज्यादा मतलब सरफेस में है, न्यूज में है बेसिकली बात. आज के 3 सवाल आपके लिए लाइंड अप कर दिए गए हैं. सबसे पहला है ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड इन द पास्ट 25 ईयर्स रिपोर्ट. उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है कि क्या ये रिपोर्ट FAO रिलीज करती है. इंडिया हैज एमर्ज्ड एज टॉप एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन एज पर द रिपोर्ट इन द वर्ल्ड, राइट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा जरूर बताइएगा. दूसरा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपके लिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं. इसे अच्छे से पढ़िए वीडियो को पॉज करके और अपने आंसर्स कमेंट थ्रेड में पोस्ट कीजिए. At which of the following places strategic crude oil storages has been maintained by India as a hedge against potential future energy crisis? तो कहाँ पर हमने कल बात की थी ना भारत का SPR प्रोग्राम, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, तो वो कहाँ पर है उसके बारे में 3 आपके लिए यहाँ पे प्लेसेस के नाम है.
कौन सा सही है ज़रूर बताइएगा। पार्टिसिपेट पूरी जोश में कीजिए, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखिए। सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कराइए। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।